नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप जायसवाल। डिजिटल एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की नामांकन की प्रक्रिया और चयन के मापदंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 9 मई 2023 को एक निर्देश जारी किया गया है राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। तो ये राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए जो प्रतिवर्ष जिस तरह से जारी किया जाता है, इस तरह इस बार भी किया गया है। लेकिन इस बार परिवर्तन ये है कि अब ये जो है ऑनलाइन आवेदन जो होना है विमर्श पोर्टल के माध्यम से होंगे। और आप देख सकते हैं विमर्श पोर्टल पर इन्होंने 15 मई से लेके जो है 15 अप्रैल से 30 मई तक के लिए विमर्श पोर्टल पर आवेदन की लिंक ओपन कर दी है। और इस पोर्टल पर आवेदन नामांकन की प्रक्रिया के दौरान अगर आपको किसी तरह की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़े तो आप दिए गए ईमेल पते पर अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। तो अब देखिए, हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार साथियों, सबसे पहले हम राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के संबंध में जो नियमावली है उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को लाइव करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 12 अप्रैल 2023 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ने डीपीआई द्वारा समस्त कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी और सभी को पत्र निर्देश लिखा गया है, जिसमें कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और चयन के मापदंड का उल्लेख किया गया है। हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले राज्य स्तरीय जो आवेदन है यानी कि चयन प्रक्रिया है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया है उसमें जो आवेदन है कौन कर सकता है, उसकी पात्रता क्या है। तो चलिए सबसे पहले पात्रता की जब हम बात करते हैं तो पात्रता में यहाँ पर आप देखेंगे कि शासकीय स्थानीय निकाय अनुदान प्राप्त या प्राथमिक माध्यमिक और हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल शैक्षणिक संवर्ग के व्यक्ति होना चाहिए। तो शिक्षण संवर्ग के होते हैं तो वो आपको जो है इसमें शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शैक्षणिक संवर्ग का होना चाहिए। दूसरा है नियमित रूप से कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही नामांकन के पात्र होंगे। यानी कि ऐसे शिक्षक जो कि लगातार कक्षाओं में अध्यापन करवा रहे हैं वही इसके लिए आवेदन के लिए पात्र हैं। ऐसा नहीं कि किसी जगह प्रतिनियुक्ति पे कक्षाओं में अध्यापन ही नहीं करवा रहे, वो पात्र इसमें बिल्कुल नहीं होंगे। तीसरा दिया है सेवानिवृत्त शिक्षक है, शैक्षिक प्रशासक है, शैक्षिक निरीक्षक है एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अमला इस नामांकन हेतु पात्र नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि केवल कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले शिक्षक ही राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार के लिए नामांकन करवा सकने के लिए पात्र होंगे। जैसे कि डाइट फैकल्टी, बीआरसी, डीपीसी, डीओ यहाँ पर कार्य करने वाले शिक्षक या अन्य शैक्षिक प्रशासक इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज दे सकते हैं कि जो जन शिक्षक होते हैं, जो संविदा शिक्षक होते हैं, जो छात्रावास के अधीक्षक होते हैं, ये भी नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। क्योंकि स्पष्ट है कि भाई जो ये जो लोग होते हैं ये बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है ट्यूशन कार्य में संलिप्त रहने वाले शिक्षक नामांकन के पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो टीचर ट्यूशन करते हैं वो भी पात्र नहीं है। अगला है अशासकीय विद्यालयों में कार्य शिक्षक संवर्ग भी पात्र नहीं होंगे, मतलब केवल शासकीय शिक्षक पात्र हैं। अगला पॉइंट है आपका कि प्रक्रिया चयन पश्चात शिक्षक के विरुद्ध यदि शिकायत या जांच या दंड कोई संज्ञान में आता है तो आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। यानी कि वही शिक्षक जिनके खिलाफ कोई जांच प्रक्रिया प्रचलित ना हो, कोई शिकायत ना हो, ऐसे शिक्षक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर आवेदन करने के दौरान अगर ऐसी प्रक्रिया उसके बाद भी पाई जाती है और संज्ञान में आती है प्रक्रिया के दौरान, तो आवेदन अमान्य किया जा सकता है। अगली अपात्रता वाली बात हम करते हैं। तो जिन शिक्षकों को पूर्व में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हो चुका है उनका आवेदन भी निरस्त माना जाएगा। अब देखते हैं राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार की संख्या का निर्धारण क्या किया गया है। तो साथियों, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। एक है प्राथमिक और दूसरी है माध्यमिक। प्राथमिक यानी कि जो है 1 से 8 उसको हमने मान लिया गया यहाँ पर, और सॉरी 1 से 5 प्राथमिक है, 1 से 8 माध्यमिक है। तो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों मिला के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक इसमें हो गए। और एक उच्चतर माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 12 के शिक्षक हो गए। और विशेष श्रेणी के शिक्षक यानी कि दिव्यांग शिक्षक हो गए। और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा में संलग्न शिक्षक है, परंपरागत
संस्कृत पाठशाला के संस्कृत शिक्षक हैं, मदरसों के शिक्षक हैं, फारसी भाषा के शिक्षक हैं, दोनों श्रेणियों से एक-एक शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है। यानी कि हम बात करें कि एक तो 1 से 8 और 1 से 12 तक के सभी शिक्षक इसमें आएँगे, विशेष श्रेणी यानी कि दिव्यांग शिक्षक वो इसमें आएँगे, दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक इसमें आएँगे, मदरसों में संस्कृत शिक्षक होंगे, मदरसों में काम करने वाले शिक्षक होंगे, वहाँ से भी एक-एक शिक्षकों का नामांकन इसमें किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणीवार शिक्षकों की संख्या के अनुसार पुरस्कारों की संख्या दी गई है। अब प्राथमिक और माध्यमिक से लेके यानी कि कक्षा 1 से लेके 8 तक पढ़ाने वाले आवेदनों में से कुल 8 शिक्षकों को पात्रता दी गई है, 8 पुरस्कार दिए जाएँगे। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक यानी 9 से 12 में 6 शिक्षकों का चयन होगा। यानी कि अगर 1 से 8 करने वाले 1 से 8 कक्षा पढ़ाने वाले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों में से कुल 8 शिक्षकों का चयन इस पुरस्कार के लिए किया जाएगा। वहीं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक जो कि कक्षा 9 से 12 के अध्यापन कार्य करवाते हैं, उनमें से कुल 6 शिक्षकों का चयन इसमें किया जाएगा। इस प्रकार से पुरस्कारों की कुल संख्या 14 होगी और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि दोनों श्रेणियों में निर्धारित पुरस्कारों की संख्या में ही विशेष श्रेणी में एक-एक शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी, पृथक से निर्धारण नहीं होगा। यानी कि जो 14 पुरस्कार हैं, एक श्रेणी तो हो गई 1 से 8 वाली, दूसरी श्रेणी हो गई कक्षा 9 से 12 के शिक्षकों की। तो ये जो है दोनों श्रेणियों में से ही विशेष श्रेणी के शिक्षकों का भी चयन किया जाएगा। यानी कि एक-एक शिक्षक आपके यहाँ से चले गए, तो आपके बच गए 12। ठीक है, यानी दिव्यांग शिक्षक को हम मान लें तो वो यहाँ से दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला है, दिव्यांग शिक्षक इसमें से एक कम हो जाएगा, ऊपर वाली श्रेणी में प्राथमिक और माध्यमिक में से और उच्चतर माध्यमिक श्रेणी में से भी एक शिक्षक कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको 12 आवेदन जो है सामान्य शिक्षकों के लिए रहेंगे। अब राज्य स्तरीय नामांकन के लिए पुरस्कार के लिए जो प्रक्रिया परिवर्तित कर दी गई है, तो शिक्षक को राज्य स्तरीय नामांकन पुरस्कार के लिए जो अब प्रक्रिया की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो वर्तमान में जो प्रक्रिया थी वो कुछ अलग थी और अब जो प्रक्रिया है वो कुछ अलग है। तो क्या परिवर्तन हुआ देखते हैं। जो परिवर्तन मूलतः हुआ है वो देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षक को राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए पहले अलग पोर्टल पे आवेदन करना होता था। अब विमर्श पोर्टल पर सीधे आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन विमर्श पोर्टल पर करना होगा। इसके बाद संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य ने संस्था के निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शिक्षक के उत्कृष्ट कार्य के आकलन पर शिक्षक का नामांकन भी कर सकेंगे। मतलब अब शिक्षक का नामांकन जो है शिक्षक स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा जेडी साहब है, प्रिंसिपल सर हैं, आपके डीओ साहब हैं, जनप्रतिनिधि है, ये शिक्षक का उत्कृष्ट कार्य के आकलन के आधार पर वो भी नामांकन कर सकते हैं। अब आवेदन के नामांकन का जो प्रारूप है वो बिंदु क्रमांक 1 से 24 जो दिए हुए हैं वो पृथक से संलग्न इसमें किया हुआ है। देखते हैं। प्रत्येक आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण यानी कि शैक्षणिक सेवा का पूर्ण विवरण है, उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य हैं, उनसे संबंधित अभिलेख हैं, गतिविधियां हैं, मैदानी भ्रमण है, नवाचार है आदि के प्रमाण पत्र को फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो की ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। शिक्षक के मूल्यांकन 2 क्राइटेरिया तय किए गए हैं। एक क्राइटेरिया किया गया है श्रेणी ए यानी 5 वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर 5 वर्ष के परीक्षा परिणाम हेतु 1 वर्ष हेतु 10 अंक के मान से 5 वर्ष के परीक्षा परिणाम के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो भाई पहला तो श्रेणी ए है जिसमें अगर 5 साल तक पढ़ाया है तो हर वर्ष के लिए 10 अंक और 5 वर्ष के लिए 50 अंक। दूसरा श्रेणी बी है तो इसमें शिक्षक द्वारा किए गए अन्य कार्य जैसे नवाचार गतिविधियों में सहभागिता, लेख, आलेख, पुस्तक लेखन, पूर्व में प्राप्त पुरस्कार आदि हेतु कुल 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक बिंदु हेतु कुछ अंक नियत है निर्धारित है। यानी कि पहला तो आपने अगर 5 साल तक पढ़ाया है तो हर वर्ष पढ़ाने के 10 नंबर, तो 50 नंबर तो जो है आपके पढ़ाने के आपको मिल जाएंगे ए श्रेणी वाले पार्ट में। वहां पर आपके रिजल्ट के आधार पर वो नंबर मान्य होंगे। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जो आपने पुस्तक लेखन करी है, सहभागिता करी है, उसके लिए 50 अंक का पेपर देने की जो हिस्सा है इसमें होगा। मूल्यांकन 2 श्रेणियों में हो रहा है, श्रेणी ए और श्रेणी बी।
तो चलिए देखते हैं 100 नंबर का टोटल मूल्यांकन आपका होता है। शिक्षक द्वारा अपलोड की गई जानकारी के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा। क्या परीक्षण किया जाएगा कि आवेदक शिक्षक विवादित तो नहीं है, नंबर 1, उनके विरुद्ध कोई जांच शिकायत लंबित तो नहीं है, शिक्षक कभी दंडित तो नहीं हुए हैं, उनके शैक्षणिक जो कार्यकाल है, सेवा काल है, उत्कृष्ट है या नहीं है। ये सब चीजें जो है करने के बाद, उनका परीक्षण करने के बाद चयन समिति के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा। अब शिक्षक द्वारा अपलोड किया गया कोई भी ऑडियो, वीडियो, अभिलेख, प्रमाण पत्र कूट रचित नहीं पाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई कार्य किया ही नहीं और मैं अगर ऑडियो वीडियो के माध्यम से एडिटिंग करके बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये कार्य किया है, मैंने इस क्लास में पढ़ाया है, मैंने यहाँ का रिजल्ट अच्छा दिया है, इस तरह कुछ भी तरह की कूट रचित डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हैं और ये बात संज्ञान में आती है तो आपकी विरुद्ध कार्रवाई संभावित है। अब शिक्षक का मूल्यांकन की बात करते हैं। तो शिक्षक का मूल्यांकन किए जाने के लिए प्रथम स्तर पर जिला स्तरीय चयन समिति और सेकंड स्तर पर जो संभाग स्तरीय चयन समिति और अंत में राज्य स्तरीय चयन समिति होगी। तो 3 तरह की समितियां यहाँ पर कार्य करने वाली है शिक्षकों के चयन के लिए। अब शिक्षक के आवेदन की बात करते हैं। तो शिक्षक के आवेदन जो है अपलोड किए गए अभिलेख अनुसार मूल्यांकन के निर्धारित मापदंड के अनुरूप जिला चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। प्राथमिक माध्यमिक यानी कक्षा 1 से 8 वाले अलग श्रेणी के हो गए और उच्चतर माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 12 के अलग हो गए। इनको वरीयता क्रम में 3-3 आवेदनों की अनुशंसा, एक जिले से अधिकतम 6 अनुशंसाएं, पूर्ण अभिलेख और मूल्यांकन प्रपत्र जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा सहित और शिक्षक का जो विजिलेंस प्रमाण पत्र अनुशंसित शिक्षक के संबंध में उनके उत्कृष्ट कार्यों पर 2 शब्दों की टिप के साथ संभागीय समिति को भेजा जाएगा। यानी आपने आवेदन कर दिया लेकिन आपका जो आवेदन है वो जिला स्तरीय समिति अनुशंसा करेगी। भाई पहले तो कक्षा 1 से 8 के 3 शिक्षक निकालेगी और कक्षा 9 से 12 के 3 शिक्षक निकालेगी। इस तरह से कुल 6 शिक्षक जिन्होंने आवेदन किया है और मेरिट क्रम में जिला चयन समिति चयन करेगी और उनके अनुशंसा टिप के साथ उसे संभाग स्तरीय समिति के लिए भेजेगी। अब संभाग स्तरीय जो समिति होती है वो क्या करेगी, मूल्यांकन है तो निर्धारित मापदंड अनुसार शिक्षक के द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख, वीडियो, ऑडियो आदि का जो है 5 वर्ष का परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन द्वितीय स्तर पर किया जाएगा। ये मूल्यांकन करने के बाद क्या होगा, वही मूल्यांकन पश्चात प्रत्येक संभाग से प्राथमिक और माध्यमिक विंग से 1 से 8 के शिक्षकों में से और हायर सेकेंडरी विंग यानी 9 से 12 के शिक्षकों में से एक वरीयता क्रम में सूची तैयार की जाएगी और इसमें भी 3-3 अनुशंसाएं, कुल 6 अनुशंसाएं राज्य स्तरीय चयन समिति को भेजी जाएगी। तो एक संभाग 6 भेजेगा, यानी कि एक संभाग में 5 जिले हैं तो 5 जिलों से उसके पास हर जिले से 6 आई, तो 6 पंजे 30 है, 30 में से वो 6 सिलेक्ट करेगा। तो ये उदाहरण स्वरूप मतलब जितने भी जिले होते हैं हर जिले से 6 अनुशंसाएं आएगी। संभाग स्तर पर उनमें से आने वाली में सबसे बेस्ट 3 1 से 8 वाली और 3 जो है 9 से 12 वाली, इस तरह से वो 6 अनुशंसाओं को आगे प्रेषित करेंगे। अब संभाग स्तरीय जो समिति द्वारा अनुशंसित जो अभिलेख होंगे, शिक्षक के डॉक्यूमेंट होंगे, उन्हें डाउनलोड किया जाएगा पूर्ण अभिलेख के साथ ही और उनके उत्कृष्ट कार्यों पर टिप लिखकर वो आगे भेजेंगे। और इस तरह से राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष फिर जो है संभाग से अनुशंसित प्रत्येक शिक्षक का 10 मिनट का उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतिकरण एंड प्रेजेंटेशन होगा। यानी संभाग ने जिन लोगों को भेजा है उन टीचर का 10-10 मिनट का प्रेजेंटेशन आपका राज्य स्तर पर होना है। उस प्रेजेंटेशन के आधार पर अब जो है राज्य स्तर की चयन समिति जो है इसमें चयनित करेगी। अब प्रस्तुतिकरण जो होगा आपका, उस प्रस्तुतिकरण का 50 अंक निर्धारित है और प्रेजेंटेशन में प्राप्तांक के आधार पर राज्य स्तर से प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कुल जो है श्रेणीवार वरीयता क्रम के आधार पर 6 शिक्षकों के नाम भेजे जाना है, चयनित होना है। अब देखते हैं यहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या है वो हमने आपको ऊपर बता चुका हूँ। अब राज्य स्तरीय चयन समिति के अनुशंसित शिक्षकों का राज्य स्तर पर 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण होने के बाद प्रस्तुतिकरण है तो 50 अंक निर्धारित होंगे। संभागीय समिति द्वारा श्रेणी ए एवं श्रेणी बी यानी कि 1 से 8 वाले श्रेणी बी और श्रेणी ए और 9 से 12 वाले श्रेणी बी
जो 2 तरह कैटेगरी वाले शिक्षक हैं उनका श्रेणी ए और श्रेणी बी 2 तरह से मूल्यांकन होना है। श्रेणी ए में तो 5 साल का जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष के 10 नंबर होंगे और श्रेणी बी में जो है उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट अभिलेख उपलब्ध करवाए गए हैं उसके आधार पर होंगे। तो संभागीय समिति द्वारा जो श्रेणी ए और श्रेणी बी में प्राप्त अंक जो दिए गए हैं उन अंकों का 20% निकालेंगे और ए श्रेणी में कुल अर्थात ए श्रेणी में 45 अंक है तो उनका 4.5 20% जो है वो लेंगे और श्रेणी बी जो है उसमें से भी अंक निर्धारित होंगे अधिकतम 20 अंक। तो यहाँ पे देखेंगे ए श्रेणी में अगर 45 अंक है तो 4.5 यानी 10% अंक आ गए और बी श्रेणी में अगर 35 अंक है 3.5 तो 10% तो आपके हो गए ए श्रेणी से और 10% अंक हो गए आपके बी श्रेणी से। तो जो है ओवरऑल 20% अंक और ये 20% अंक अधिकतम 20 अंक होंगे, 20 अंक से ज्यादा नहीं होंगे। तो इस तरह से लेंगे। अब इसमें जो मूल्यांकन आपका किया जाएगा शिक्षक की भाषा शैली और व्यक्तित्व 10 अंक का, शिक्षक के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य पर प्रेजेंटेशन 10 नंबर का, शिक्षक द्वारा किए गए कार्य और उपलब्धि स्तर का समग्र प्रभाव जो है वो भी 10 नंबर का। तो राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतिकरण के आधार पर मूल्यांकन के पश्चात प्रदायित अंकों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी और इस वरीयता सूची से जो है श्रेणीवार नियत पुरस्कारों की संख्या अनुसार प्राइमरी श्रेणी मतलब 1 से 8 और 9 से 12 के लिए 1 से 8 से 8 शिक्षक, 9 से 12 के लिए 6 शिक्षक, इस तरह से 14 शिक्षक, इसमें से 2 दिव्यांग शिक्षक या दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले रहेंगे। तो इस तरह से कुल 14 शिक्षकों का चयन किया जाएगा और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए अंतिम चयन यहाँ पर होगा। अब आपको बता देते हैं कि जो जिला स्तरीय चयन समिति जो होगी उसका स्वरूप और उसका कार्य कैसा होगा। तो जिला स्तरीय चयन समिति जो होगी, जो नामांकन आएंगे शिक्षक के, उनका प्रथम स्तर पर वो स्क्रूटनी करेगी। चयन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला चयन समिति द्वारा उनका चयन किया जाएगा। अब संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उसके अध्यक्ष रहेंगे और जो जिला परियोजना समन्वयक जो है राज्य शिक्षा केंद्र यानी कि डीपीसी महोदय सदस्य रहेंगे। डाइट प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि रहेंगे सदस्य और राज्य स्तर से नामांकित 2 शिक्षाविद रहेंगे। इस तरह से जिला स्तर पर ये समिति रहेगी और ये समिति अनुशंसाएं भेजेगी। संभाग स्तरीय में जो है संभाग स्तर में भी जो है संभागीय संयुक्त संचालक रहेंगे अध्यक्ष और संभागीय मुख्यालय के जिला कलेक्टर जो प्रतिनिधि रहेंगे और जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि और राज्य स्तर से प्रतिनिधि और 2 शिक्षाविद। इस तरह से समितियां अनुशंसाएं करके भेजेगी। तो ये अनुशंसाओं के आधार पर जो है निर्धारण होना है कि किस तरह से आपका राज्य स्तर शिक्षक आवेदन मान्य होगा। चलिए अब शुरू करते हैं समय सारणी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं राज्य स्तरीय पुरस्कार की ऑनलाइन समय सारणी जो है आरएस के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन, नामांकन एवं शिक्षक द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और 5 वर्ष के सत्यापित परीक्षा परिणाम को अपलोड करने के लिए जो तिथि निर्धारित है वो है 15 अप्रैल से लेकर 30 मई 2023 तक। यानी कि राज्यपाल पुरस्कार के लिए 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में आपको विमर्श पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बता दें कि जिला स्तर से चयन समिति में नामांकित शिक्षाविद सदस्यों द्वारा जिले में प्राप्त नामांकित शिक्षकों के संस्था प्रमुख, अन्य शिक्षक, विद्यार्थी एवं पालकों आदि से फीडबैक प्राप्त कर शिक्षक का जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना। तो ये जो होगा ये 1 जून से लेके 10 जून के मध्य होगा और ये जिला चयन समिति करेगी। जो शिक्षाविद जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है उनके संस्था प्रमुखों से, शिक्षाविद सदस्यों से, शिक्षक से, विद्यार्थी से और पालकों से फीडबैक प्राप्त करने के आधार पर जिला स्तर चयन समिति आगे की प्रक्रिया निर्धारित करेगी और इसकी समय सीमा है 1 जून से 10 जून के मध्य। इसके बाद बात करते हैं जिला चयन समिति द्वारा जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्क्रूटिनी और शिक्षक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन और 6 अनुशंसाएं जो है संभाग स्तर को अग्रेषित करने की बात करते हैं। तो ये 11 जून से 25 जून के मध्य समय सारणी निर्धारित है।
इसके बाद संभागीय चयन समिति द्वारा चयन करके 6 अनुशंसाओं को भेजना है 26 जून से 10 जुलाई तक, और संभाग द्वारा राज्य को अनुशंसाएं भेजने के लिए जो समय सारणी निर्धारित है वो है 11 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक। और इसी तरह से राज्य स्तर द्वारा चयन समिति द्वारा शार्ट लिस्टेड प्राथमिक एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कुल 14 पुरस्कार जो। नमस्कार साथियों, देखिए राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें आपको सामान्य जानकारी भरना और ये आवेदन का प्रारूप आपको विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना है। तो इस आवेदन प्रारूप में शिक्षक का नाम, पिता पति का नाम, शिक्षक का पद नाम, यूनिक आईडी, वर्तमान वेतनमान, शिक्षक की पदस्थि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का डाइस कोड आदि सामान्य जानकारी इसमें आपकी रहेगी। और इस जानकारी के बाद अगला प्रारूप जो आप देख पा रहे हैं, ये श्रेणी ए और श्रेणी बी यानी कि 2 तरह की श्रेणियों में मूल्यांकन होगा। उस मूल्यांकन का प्रपत्र है, यानी कि कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए और कक्षा 9 से 12 के शिक्षकों के लिए। इसमें प्रत्येक वर्ष के में आपके द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं का परीक्षा परिणाम का लेखा जोखा रहेगा और इस आधार पर आपका मूल्यांकन होना है। प्रत्येक वर्ष के लिए 10 अंक निर्धारित है। तो ये पूरा इसका प्रपत्र है, इसे आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी तरह से श्रेणी बी में मूल्यांकन रहेगा। यह मूल्यांकन आपके द्वारा किए गए नवाचार, आपके द्वारा नामांकन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में है और ये भी 50 अंकों का प्रपत्र है। तो इसके आधार पर जो है समिति आपके कार्यों की अनुशंसा करेगी। तो मूल्यांकन के जो अलग अलग मापदंड है आप देख पा रहे हैं, इन मापदंडों के लिए अलग अलग निर्धारित अंक दिए गए हैं और इन निर्धारित अंकों के अनुसार ही आपके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये जो आप अलग अलग कार्यों के अनुसार जो प्रपत्र देख पा रहे हैं, प्रपत्र आपके लिए अति आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रपत्र है अनुशंसा और विजिलेंस प्रमाणीकरण हेतु। तो जिला स्तरीय जो चयन समिति होगी, संभाग स्तरीय चयन समिति होगी, वो अपने 3-3 अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करेगी और उन अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने वाला प्रपत्र है, जिसमें उनके बारे में पूरी जानकारी लिखकर ये जो है समिति साइन करके देने वाली है। और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए संभाग स्तरीय चयन समिति का प्रपत्र है जो आप देख पा रहे हैं, और उसी प्रकार से जो है राज्य स्तरीय चयन समिति का प्रपत्र भी आप देख पाएंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रपत्र है जिन पर जो है पूरी प्रक्रिया तय होती है और मूल्यांकन होगा। तो इस पूरी पीडीएफ फाइल की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, जहाँ से आप इसे प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और ये अच्छे से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप राज्यपाल अवार्ड के लिए अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए विमर्श पोर्टल की साइट पर जाना है। विमर्श पोर्टल की साइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन लाइव दिख रहा है, ये राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन पे सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर हम जैसे दर्ज करते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर रहा हूँ और रजिस्टर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा और आप इस जानकारी को भर पाएंगे। सबसे पहले आपने जैसे रजिस्ट्रेशन किया, अब आपको यहाँ पर अपना जिला चुनना है। आप यहाँ पर अपना जिला चुनेंगे और जिला चुनने के बाद आप देखेंगे आपको अपना संभाग ऑटोमेटिक चुन के आ जाता है। पुरस्कार की श्रेणी आ जाएगी। आप प्राथमिक से माध्यमिक यानी कि प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षक है तो श्रेणी ए चुनेंगे, ये वाली। और अगर उच्च माध्यमिक कक्षा 9 से 12 में पदस्थ हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं तो आप कक्षा 9 से 12 वाली श्रेणी को चुनेंगे। यहाँ पर आपको अपना यूनिक कोड दर्ज करना है। यहाँ पर मैं अपना यूनिक कोड दर्ज कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको फिर अपना नाम यहाँ पर दर्ज करना है। ये देखिए, ये नाम आप दर्ज करने के बाद अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे और पिता का नाम दर्ज करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अपना पद नाम सिलेक्ट करना है, जो भी पद आपका है वो पद आप सिलेक्ट करेंगे। देन शिक्षक का वेतनमान आपको दर्ज करना है, यहाँ पर जो आपका वेतनमान है, छठे वेतनमान में वेतनमान आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेतनमान दर्ज करने के बाद
आगे की प्रोसेस करनी है। अब देखिए, वेतनमान दर्ज करने के बाद विद्यालय का डाइस कोड आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जो भी आपके विद्यालय का डाइस कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, और उसके बाद जैसे आप विद्यालय का डाइस कोड दर्ज करेंगे, आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आने लगेगा। आपको अपनी जन्म तारीख दर्ज करना है, तो जन्म तारीख आप कैलेंडर में से चुन सकते हैं। कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कैलेंडर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपको बेक डेट में ले जाते जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको अपनी जन्म तारीख चुनने में आसानी होगी। यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन लेता हूँ। ये मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ कैलेंडर से आपको चुनना होगी। कैलेंडर से आपने डेट ऑफ बर्थ चुनी। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लें। पासवर्ड ऐसा बनाए जो आपको याद रहे। तो वो आप पासवर्ड आपको यहाँ पे बना लेना है। पासवर्ड आपको ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड आप बनाएंगे वो पासवर्ड आपका सही बनना चाहिए। तो इस प्रकार आपको अपनी जानकारी यहाँ पर भर देना है। अब आप देख सकते हैं जानकारी आप यहाँ भरेंगे अपनी, अपना एडिट आईडी, अपना नाम, पिता का नाम, अपना पदनाम, वेतनमान, अपने स्कूल का डाइस कोड, स्कूल का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, और आप आपको अपना ईमेल आईडी और अपना पता, प्रथम नियुक्ति दिनांक, और ये जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद ही आप अगली जानकारी भर सकेंगे। तो ये देखिए, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, मेरा कुछ इस तरह का डेटा सामने आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है मेरा यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही अब मुझे आगे की प्रोसेस करना है। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप संभाल के रखें, क्योंकि ये आपका आगे काम आने वाला है। तो ये रजिस्टर आपका जब हो जाता है तो अब आपको लॉगिन करना है और यहाँ पे लॉग आउट करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। लॉग आउट करें। लॉग आउट करने के बाद आप रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। फिर से मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद की प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर अब आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। जो पासवर्ड आपने वहाँ पर दर्ज करा था, बनाया था, वो पासवर्ड आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। देखिए, पासवर्ड दर्ज करने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुलकर आ जाती है। यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, अन्य विवरण और परीक्षा परिणाम और मूल्यांकन श्रेणी, इतनी जानकारी आपको भरना है। तो फॉर्म के भरने के पूर्व आप आवश्यक सभी प्रमाण पत्रों एवं संबंधित जानकारी को एकत्रित कर लें। सभी जानकारी सही सही दर्ज करें, और जानकारियों को दर्ज करते समय बीच बीच में सेव बटन पर क्लिक करते रहें ताकि आपकी जानकारी सेव हो जाए। सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद सेव का बटन क्लिक करें। सभी प्रमाण पत्र की जो साइज है 2 MB से कम होनी चाहिए। PDF फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेंगे, और फोटो की साइज आपकी 50 KB से कम होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी में आप देख सकते हैं, आपको अपनी सारी जानकारी यहाँ पर भरना है। तो व्यक्तिगत जानकारी में आपको ऑटोमेटिकली सारी जानकारी यहाँ पर ओके आ जाती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी, जैसे कि आपका फोटो अपलोड यहाँ पर आपको करना है। और व्यक्तिगत जानकारी के बाद आप देखेंगे शैक्षणिक विवरण में। शैक्षणिक विवरण में आपकी यहाँ पे जानकारी सारी भरनी है। उससे पहले आप शैक्षणिक विवरण की जानकारी भरें, उससे पहले ऊपर के दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेवें। तो ये जानकारी पढ़ने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी क्या होगा कि आपकी ग्रेजुएशन कहाँ कहाँ से आपने करी है, वो जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको अन्य विवरण की बात करते हैं, तो अन्य विवरण में आपको जो है सेवा काल से संबंधित जानकारी आपकी यहाँ भरना पड़ेगी। कब कब आपकी नियुक्ति हुई, कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, और आपके से रिलेटेड जानकारी आपकी यहाँ पर भरी जाएगी। फिर परीक्षा परिणाम संबंधित जानकारी यहाँ पर आपकी भरी जाएगी। जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। तो परीक्षा परिणाम आपने कौन कौन सी कक्षा कब कब पढ़ाई, क्या परीक्षा परिणाम रहा, ये जानकारी भी आपको यहाँ पर भरना है। और उसके बाद आती है मूल्यांकन श्रेणी बी। इसमें जो है आपको आपके द्वारा किए गए नवाचार, आपके द्वारा एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, उन सब संबंधित आपको जानकारी यहाँ पर भरना है। और प्रमाण पत्र, ऑडियो वीडियो की क्लिप यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और उसका डेटा यहाँ पर इंटर करना है। तो ये सारी पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर
इसमें करना होगी। इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें, अपना सारा डेटा एक साथ बार कलेक्ट करके रख लें, ताकि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। और अब देखिए यहाँ पर कम से कम 5 से 6 पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका फॉर्म बी, यानी कि श्रेणी बी का जो मूल्यांकन होगा आपका, यह 5 साल की जानकारी के बाद आपको यहाँ प्रमाण पत्र, ऑडियो, वीडियो फाइल अपलोड करनी है। और अगर आपने यहाँ पर जो है अपने स्रोत से, स्वयं के शिक्षक से, जन सहयोग से जो कार्य किया उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देना है, उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र करना है। अनुशासन स्थापित करने के लिए आपके द्वारा क्या कार्य किया गया वो करना है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकीकरण के संबंध में यहाँ पे आपको अपलोड करना है। शिक्षा के दौरान नवाचारी टिप्स जो दिए गए छात्र को, वो यहाँ पर आपको उसके प्रूफ अपलोड करना है। विशिष्ट तकनीक का अगर आपने उपयोग किया है शिक्षण में तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जिक्र करना है। कमजोर छात्रों के लिए विशिष्ट प्रयास किया गया है तो उसका जिक्र करना है। और यहाँ चलते हैं तो 5 वर्ष के दौरान की सेवाकालीन प्रशिक्षण वर्कशॉप में आप स्रोत शिक्षक के रूप में की गई सहभागिता का वर्षवार विवरण आपको यहाँ पर देना है। बेहतर प्रगति प्रदर्शन के संबंध में आपको जानकारी देना है। इसके अलावा आपने जो कोई आलेख प्रकाशित किए हो, लेख प्रकाशित किए हो, उसकी जानकारी यहाँ पर देना है। सामुदायिक अथवा शासन द्वारा मान्यता की संस्था से कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो तो यहाँ पर जानकारी देना है। और इस तरह से संस्कार पक्ष, नागरिक कर्तव्य बोध संवर्धन के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्य के बारे में आपको जानकारी देना है। और आपने जो छात्रों द्वारा अर्जित उपलब्धियों का आकलन आपने किया है उसके बारे में भी आपको जानकारी देना है। तो इस तरह साथियों आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है और सबमिट कर देना है। तो आप जब इसे यूज़ करेंगे, काम करेंगे तो आपको स्वतः ही सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।